सबसे बढ़िया है, तो सबसे बढ़िया तो रेयॉन होता है, ठीक है। लेकिन रेयॉन ऑप्शन में नहीं है, तो हम किसको आंसर कर देंगे? हम कॉटन। कॉटन को आंसर करेंगे। हिसाब से आंसर क्या स्थिति बनती है? वो दोनों का मिश्रण अर्थात क्वेसियोरकर और मेरास्मस दोनों की बनती है ना। कमी होती है तो क्वेसियोरकर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है ना। मेरास्मस है, इसमें प्रोटीन के साथ साथ किसकी कमी हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, में सूजन होगी और उसका फेस कैसा हो जाता है? मून। प्रोटीन की कमी। पोटेशियम कहाँ पे भूमिका निभाता है? तो ये जो हृदय की गति है उसको मेंटेन करने में सोडियम और पोटेशियम की बहुत बड़ी भूमिका हो। बता दीजिए कि जब हम लोग दूध के पाश्चराइजेशन की बात करते हैं तो हम लुई पाश्चर का नाम सुनते हैं, है जी। ना? हु इज द फादर ऑफ पाश्चराइजेशन मेथड? तब आप आंसर करते हैं लुई पाश्चर। उसी तरीके से अगर कभी आपसे ये पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ कैनिंग सिस्टम, डिब्बा निक, किसे कहा जाता है? एनसीईआरटी में भी, निकोलस। आपने नोट्स में भी लिखा हुआ है 1810। और हम लोगों ने पहले भी इस क्वेश्चन को कर रखा है। आप बताइए हु इज, है ना? ये भी आप देखिए, आपने रेफ्रिजरेटर प्रशीतन में रखा है, ये भी कोल्ड मेथड है तो खराब हो जाएगा। सुखाया है, थोड़ी सी नमी आएगी, खराब हो जाएगा। सोलस एपर्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चाइना ग्रास से आपको रेमी मिल रहा है, पिना कहाँ से मिलता है? तो यही जो आपका पाइनएप्पल है, ठीक है। वसा कौन सा होता है? विच ट्रांस टाइप वसा। ऑफ फैट इज मोस्ट हार्मफुल फॉर योर हार्ट, ठीक है। आपके हार्ट, देखिए दिल के लिए सबसे हानिकारक फैट कौन सा होता है? ये जो ट्रांस फैट होता है ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। फैट जितने भी आपके पैकेट वाले फूड आते हैं सब में ट्रांस फैट भर भर के होता है, ठीक है। पैकेट वाले आइटम आ रहे हैं जिसको जंक फूड की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा रिकमेंड अमाउंट और लास्ट है आपका रिक्वायर्ड डाइट अमाउंट। आप आंसर क्या है करेंगे? रिकमेंडेड आरडीए। डाइटरी आरडीए का फुल फॉर्म अलाउंसमेंट। क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है ना। रिकमेंडेड आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर प्राकृतिक ही नहीं है, ये तो सब पहला, ये तो पहला मानव निर्मित केमिकल फाइबर है, ठीक है। ओके, ये पहला मानव निर्मित केमिकल फाइबर है। नायलॉन किससे मिला हुआ है? तो नायलॉन जिसे 19वीं नायलॉन जिसे 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहा जाता है। फादर ऑफ नायलॉन कौन है? तो बैलेस एच कैरथर्स को फादर ऑफ नायलॉन कहते हैं। नायलॉन दो केमिकल से मिलके बना है। पहला है हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन और जो दूसरा है उसको कहा जाता है एडिपिक एडिपिक एसिड, एसिड। ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है नायलॉन का जन्मदाता देश कौन है? तो अमेरिका है। नायलॉन को पहले 66 या 66 कहा जाता था, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही केमिकल के दोनों ही जो केमिकल है, मतलब एक आपका हेक्सामेथाइल डाइयामीन और दूसरा एडिपिक एसिड, दोनों के ही 6 अणु थे। तो जादुई रेशा MCF क्या होता है? मैन आप मेड तुरंत सेलुलोज बताएंगे फाइबर। MMCF का एग्जाम्पल क्या है? आप आंसर करेंगे रेयन। जी, हाँ हाँ लाइसोल। जी, है ना, हाँ। आप मॉन्डल तुरंत और बताएंगे MMCF रेयन है, वो लायोसेल है, ठीक है, ओरल है, और क्या है? क्यूप्रा है। ये है क्या? कुप्रा। ये मॉडल आपका कुप्रा। मैन मेड जो सेल्यूलोजिक फाइबर। फाइबर है। MMCF का फुल फॉर्म क्या होता है? मैन मतलब मानव, मेड का मतलब निर्मित, सी का मतलब सेल्यूलोजिक फाइबर का मतलब रेशा। मानव निर्मित सेल्यूलोजिक रेशो को हम क्या कहते हैं? कहा जाता है इसे हिशियल सिल्क कहा। कौन है? काउंट आमतौर पर कालीन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आप बताएंगे कालीन इत्यादि बनाने के लिए हम ऊन का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा, आप लोगों ने ये टैगलॉक वुल का नाम सुना है, कॉटी वुल का नाम सुना हुआ है ना। ओके, ये निम्न कोटि के ऊन होते हैं और इन्हीं से हम कालीन, दरी, गलीचे ये सब बनाते। डाल करके सब्जियों को, जैसे आपका शिमला मिर्च हो गया, ये बनावट को संरक्षित करना। और आप क्या करिए, हल्का सा तेल डालिए और उसमें तेज आंच पर सब्जियों को डाल करके अध कच्चा भून लीजिए, उसी को क्या कहा जाता है? सॉस। का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबसे आंसर क्या हो जाएगा? है कठिन मांस के टुकड़े के लिए कौन सी खाना पकाने की विधि सबसे उपयुक्त है? ठीक है, जल्दी से आंसर करें कि ब्रेजिंग एक ऐसा मेथड है कुकिंग का जिसको कंबाइंड में रखा जाता है, मतलब इसमें दो तरीके यूज किए जाते हैं, मतलब दो कुकिंग मेथड। पहले तो हम उसे आधा पका लेते हैं, फिर पानी में हम क्या करते हैं, उसे स्ट्यूइंग मेथड होती है। आप आंसर करेंगे सी, यानी कि ब्रेजिंग, ठीक है। ओके, तो भी ये पढ़ रहे थे क्या कि जैसे कटहल है तो कटहल को हम क्या करते हैं?
पहले भून लेते हैं, है ना? ओके, हम ऐसे देखिए बहुत सारी ऐसी सब्जी, ओके, वो भी पूरे पानी में नहीं, कम पानी में, ठीक है? जैसे 3 है, कुक क्या बॉइलिंग, सिमरिंग और स्ट्यूइंग। तो स्ट्यूइंग करते हैं ना, तो आंसर बैग में पकाना शामिल है। बताइए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। मतलब हमने मांस वगैरह में देखिए होता है, अब आप अखरोट खरीदते हैं, देखिए अखरोट में भी अब ऐसे ही आने लगा है। कुछ महंगी सब्जियों में ऐसा होता है कि उसमें उसको प्लास्टिक में डाला गया, फिर प्लास्टिक में से जितनी एयर थी सारी एयर को क्या कर लिया गया है, निकाल लिया गया है, ठीक है? उसी को कहा जाता है वैक्यूम सील पैकिंग मेथड। तो कहने की बात नहीं हो रही है, मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कुकिंग मेथड है जिसमें हम भोजन को पहले क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, अंडे में पढ़ते हैं, है ना? आप गर्म पानी में कच्चे अंडे को फोड़ करके डाल देते हैं, वही क्या कहलाता है, पोचिंग कहलाता है। तीसरा है आपका स्टिर फ्राइंग, जो कि क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 26 आंसर करेंगे क्या आप, आंसर करेंगे सोविड। सोविड क्या होता है, तो ये एक, जान भी लीजिए सोविड एक, अगर अभी तक आप ये नहीं जान भी लीजिए, सोविड एक पकाने का ही एक मेथड है। मतलब इस ये भी एक कुकिंग मेथड ही है। जैसे आप मैम ने क्या किया है, उन्होंने फूड को वैक्यूम सील पॉलीथीन में पैक कर रखा है, उसके बाद ये गर्म पानी में उसको क्या कर रही हैं, डाल करके कुक कर रही हैं लास्ट टाइम, ठीक है? ओके, आपका एल टी खाना पकाने के रूप में जाना, तो एक शेफ है जिनका नाम है जॉर्जेस प्रॉलस। उन्होंने खाना पकाने की एक विधि है जिसमें भोजन को प्लास्टिक की थैली या कांच आता है, और एक सामान्य खाना पकाने यूज नहीं करते, भाप में पकाना में भी नहीं, दोनों का उपयोग किया जाता है। बताइए, मतलब पानी का उपयोग है। ब्रेजिंग ये आपका कॉम है, कॉम मतलब कॉम्बिनेशन है। सॉर्टिंग ये भी आपका ड्राई है ना? ये आपका फ्राइंग ये भी आपका ड्राई ही है। हम हल्के तेल में खाद्य पदार्थ को डाल के, एक ही है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सूखा यानी कि हम भून भी रहे हैं, और फिर हम स्ट्यूइंग यानी कि गीली विधि का भी प्रयोग कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेजिंग हो जाएगा, ठीक है? के लिए जानी जाती है। बताइए, ऑयल वाला मेथड है, यहाँ पे भी तलना ऑयल है, और ये बेक करना एयर मेथड है, ठीक है? वायु के द्वारा पकाना में हम थोड़े तेल के साथ भोजन को जल्दी पकाने की, जानते क्या होता है, जैसे हल्का सा तेल डाला, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी साउथिंग के बारे में, है ना? हल्का सा तेल डाला, खाद्य पदार्थ को उसमें डाला, सब्जियों को डाला, और फिर हमने उसको हल्का पका लिया। वैसा ही मेथड एक क्या है, आपका पनीर ही है। या पानी में बिना खोल वाले अंडे पकाए जाते हैं। बताइए, उबलते पानी में बिना खोल, मतलब जो अंडे का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है ना, आप तो जानते हैं ना, भोजन को जल्दी पकाने के लिए उच्च तापमान पर तेल का उपयोग करती है। पहला हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर तेज करके, है ना, हम तेल में खाद्य पदार्थ को डाल करके क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी5। बाकी ये तरल के साथ ढके हुए बर्तन में धीरे धीरे भोजन पकाना शामिल है। आपका ब्रेजिंग है, आपका सॉटिंग है, ग्रिलिंग है, रोस्टिंग है। आपके साथ ढके हुए बर्तन में हम लोग अगर फूड को कहलाएगा, क्योंकि इसी में हम रोस्ट करते हैं, और फिर बाद में स्ट्विंग आपका जल की एक विधि है जिसमें हम लोग खाद्य पदार्थ पूरी तरीके से डूबे ना, इतना पानी रखते हैं, और धीमी आंच पर ढक्कन को बंद करके हम क्या करते हैं, भोजन को विधि को पैन फ्राइंग के नाम से भी जाना जाता है। आपका है सॉटिंग, वही हम लोग थोड़ा सा वगैरह में, ठीक है? रोस्टिंग है, भाप में पकाना है, और ग्रिलिंग है। क्वेश्चन, पैन एक बर्तन, फ्राइंग मतलब भुनना, पैन में भुनना, तो रोस्टिंग हम पैन में करते नहीं है ना? भाप में पकाने के लिए हम पैन यूज नहीं करेंगे। ग्रिलिंग भी हमारी पैन में होती नहीं है, एक ही चीज है जिसमें हम पैन का यूज कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सॉटिंग, ठीक है? इसी को क्या कहा जाता है, पैन फ्राइंग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, आंसर मेथड इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड ऑन अ फ्लैट मेटल सरफेस ओवर हीटिंग, है ना? आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ग्रिडलिंग में हम क्या करते हैं, हम सपाट, अरे आप डोसा वगैरह देख सकते हैं, है ना? सपाट आपके पास क्या है, जल्दी से आंसर करिए। सर क्या करेंगे कि ये जो आप आंसर क्या करेंगे कि स्कोर करना, मतलब समझ रहे हैं, उसको का एक तरीके से कुक कर लेना, ठीक है? तो पकाने से पहले मांस को स्कोर करने का उद्देश्य क्या है, इसे
कोमल बनाना ताकि मसाला सुनिश्चित हो। बिंदु से ठीक नीचे मतलब जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वो बॉइलिंग पॉइंट से कम रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट से कम रहेगा। तो कहा जा रहा है कौन सी विधि में भोजन को उबलते बिंदु से ठीक नीचे तरल में डुबोकर पकाना शामिल होता है। पहला है पोचिंग, भाप में पकाना स्टीमिंग, स्टीमिंग के लिए तो हम बॉइलिंग पॉइंट लेते ही हैं। आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे पोचिंग। पोचिंग के लिए हमने पढ़ा है ना, पोचिंग जो कि अंडे पर, अंडे का जो क्यूटिकल है, सबसे बाहरी आवरण है, ठीक है, उसको तोड़ बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, उबाल बिंदु जो है उससे नीचे रखते हैं। हम लोगों ने सुना है ना अभी थोड़ी देर पहले। तो क्वेश्चन नंबर 38 आंसर क्या, ये कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भोजन को पकाने के लिए ऊपर से विकिरण गर्मी का उपयोग करता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, ग्रिलिंग वगैरह हम करते हैं तो आग नीचे जल रही होती है और हम अपना पनीर है, मशरूम है, जो भी हमें ग्रिल करना है, कहा जा रहा है। यहाँ ये कहा जा रहा है आग ऊपर है, आइटम नीचे है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन भोजन को पकाने के लिए ऊपर से विकिरण आ रहा है, जो रेडियंस आ रहे हैं, ठीक है, जो आपका रेडियंट आ रही है, जो किरणें आ रही हैं, जो ऊपर से आ रही हैं, उसको क्या कहा जाएगा, रोस्टिंग और आपका सॉटिंग, ठीक है। सॉटिंग में भी नीचे से भाई फ्लेम होता है ना, रोस्टिंग में भी नीचे से ही होता है। आंसर क्या आएगा, ब्रॉइलिंग आएगा। ये बॉइलिंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, वो पानी उबलने वाला नहीं है, ये ब्रॉइलिंग है। आप जरा देखिए, ग्रिलिंग और ब्रॉइलिंग में मात्र इतना ही अंतर होता है। देखिए, दिस मतलब आपका ब्रॉइलिंग एंड दैट मतलब हो गया ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में पकाने के लिए हम सभी जानते हैं, हम चावल को उबालते हैं, है ना, चावल को पकाने के लिए हम क्या करते हैं, उबालते हैं। आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे कि मोस्ट बॉइलिंग, ठीक है, हम क्या करते हैं, पानी। जिलेटिनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, जिलेटिनाइजेशन, जिलेटिनाइजेशन क्या होता है, आप मुझे ये बता दीजिए। डेक्स्ट्रिनाइजेशन क्या होता है, आप मुझे ये बता दीजिए। मैलार्ड रिएक्शन क्या होता है ना। आप जिलेटिनाइजेशन बताइए, आप डेक्स्ट्रिनाइजेशन बताइए, आप मैलार्ड रिएक्शन बताइए, और आप मुझे सिनरेसिस बता दीजिए, ठीक है, क्या बता दीजिए, सिनरेसिस बता दीजिए। ये कुछ टर्म है वो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। और एक आप मुझे बता दीजिए कैरामलाइजेशन, ठीक है, कैरामलाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में लमसम लमसम आप ये सब पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए, ठीक है। हम बात करें, ठीक है, जी जी बिल्कुल। हाँ, अगर हम एक एक करके बात करें तो स्टार्ट यहाँ से करें। कैरामलाइजेशन क्या होता है, जब आप शुगर को, चीनी को तेज आंच पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है, जैसे आप चाशनी वगैरह में देखते हैं ना, उसी को कहा जाता है कैरामलाइजेशन, ठीक है, ओके। फिर आपका है सिनरेसिस, किसी भी फूड आइटम से पानी का रिलीज होना, पानी का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, सिनरेसिस कहलाता है। खाद्य पदार्थ का पानी छोड़ना ही क्या कहलाता है, सिनरेसिस कहलाता है। मैलार्ड रिएक्शन क्या होता है, तो मैलार्ड रिएक्शन आपका दूध में देखा जाता है। दूध में जो प्रोटीन है वो है केसिन, दूध में जो कार्बोहाइड्रेट है वो है लैक्टोज। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दूध का रंग हो जाता है ब्राउन भूरा, और इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, मैलार्ड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो पेड़ा है, इसका पेड़ा, रबड़ी, खोआ, ये सब मैलार्ड रिएक्शन की वजह से ही ब्राउनिश हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए डेक्स्ट्रिनाइजेशन, ये डेक्स्ट्रीन की वजह से है ना। डेक्स्ट्रीन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। हम क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, रोटी को बनाते हैं तो देखिए, जब रोटी में डेक्स्ट्रीन होता है, रोटी मतलब गेहूं, गेहूं में डेक्स्ट्रीन है, ठीक है। तो जब हम उसको हीट के संपर्क में लेके जाते हैं तो वो ब्राउन हो जाता है, उसी को कहा जाता है डेक्स्ट्रिनाइजेशन, ओके। इसका एग्जांपल वही रोटी को पकाते समय वो जो ब्राउन ब्राउन स्पॉट पड़ते हैं, प्याज को हम भूनते हैं तो वो जो ब्राउन हो रहा है, ये सब किसके एग्जांपल है, डेक्स्ट्रिनाइजेशन के हो। तो अनाज में जो स्टार्च है, उन स्टार्च का, उन स्टार्च के अणुओं का क्या करना, पानी को अवशोषित करना ही क्या कहलाता है, जिलेटिनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 आंसर हो गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि सब आपने पढ़ रखा है ना। जब आप कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पढ़ते हैं तो जिलेटिनाइजेशन, डेक्स्ट्रिनाइजेशन, मैलार्ड, ये सिनरेसिस, रेट्रोग्रेडेशन, आप आंसर क्या करेंगे, जल प्रतिरोधी। देखिए वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज, तो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज किसमें होती है, ये नारियल के
इन दो जानवरों पढ़ते हैं, लामा है, अल्पाका है, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बैक्टीरियन ऊंट है, फॉर्म में भी स्टैंड किया हुआ था। कहा जा रहा है कैसबोरा इन दो जात का ऊन है जिसे कैसबोरा कहा जा रहा है। कैस को लिया गया है काश्मीरी बकरी से और बोरा को लिया गया है अंगोरा, तो कैसबोरा आता है। ये जाना जाने वाला कौन सा रेशा रस्सियों में उपयोग किया जाता है? माना जाता है हेम्प का यूज किया जाता है, हेम्प अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 जरा जल्दी से बताइए, एक महिला, ठीक है, जिसे अभी पुरस्कृत भी किया गया है उस समय पहले, कमल से रेशा प्राप्त करने के उस महिला का नाम बता दीजिए जरा, है ना। हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके बारे में और इधर उधर शेयर भी तमाम पोस्ट किए गए हैं इसके बारे में। बताइए, एक महिला है जिसे अभी पुरस्कृत भी किया गया है, कमल से रेशा प्राप्त किया है, वह से शुरू है, बताइए। केले के रेशों का सबसे अधिक उपयोग किस जगत में किया जाता है? पहला आप आंसर क्या करेंगे कि केले के रेशों का प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा रस्सियों और मेट को बनाने में। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वुल, तो वुल है, ऊन है, कॉटन के साथ मिला दिया गया तो कॉटी वुल बन गया। तो यहाँ पूछा गया है कपड़ा उत्पादन में ऊन को अन्य रेशों के साथ मिश्रित करने का मुख्य कारण क्या है? पहला, गर्माहट बढ़ाने के लिए। दूसरा, कपड़ा उत्पादन में ऊन को अन्य रेशों के साथ मिश्रित करने का मुख्य कारण यह है कि मजबूती और लोच क्या हो जाए, बढ़ जाए। ऊन के पास लोच बहुत है लेकिन मजबूती तुलनात्मक रूप से कम होती है, तो किसी और रेशे के साथ मिला दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें मान लीजिए जिसमें लोच नहीं, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। तो कौन सा प्राकृतिक रेशा उच्च तन्य शक्ति के लिए जाना जाता है और अक्सर प्रौद्योगिक वस्त्रों में उपयोग किया जाता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ऊन, आप रेशम और आपका रेमी का उपयोग अपने टेंसिल स्ट्रेंथ की वजह से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आंसर नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा है कि हाँ, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 47 है क्या? मैं भांग के रेशे के कपड़ों उपयोग का के एक भांग महत्वपूर्ण के पर्यावरणीय रेशे, लाभ क्या भांग है? मतलब होता है हेम्प, ठीक है, इसका मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ये हेम्प है। ठीक है, कपड़ों में भांग के रेशों के उपयोग का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ क्या है? ये भी कम पानी डिमांड करता है। दूसरा, इसके लिए फर्टिलाइजर की बहुत जरूरत नहीं होती है, बिना फर्टिलाइजर के भी क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अर्थात न्यूनतम पानी की आवश्यकता और बिना बिना उर्वरक उर्वरक के तेजी तेजी से से बढ़ता है। आंसर हो गया आपका डी, इसकी कहा जाता है कोयल को ही। आगे हस चलते हैं। और गर्माहट का मुख्य कारण क्या है? अंगी की भी प्रजाति है और एक खरगोश की भी। जरा आप बताइए तो, अंगोरा से जो आपको बाल मिलता है या ऊन कहते हैं, बताइए, अंगोरा के बाल या ऊन को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। मोहेर। बाकी हम पूछे बड़ा रीजन है वो ये है कि इसका होलो स्ट्रक्चर, होलो मतलब कैसे हम कहते हैं कि यार देखो ये इतना मोटा चेन तो पहनी है लेकिन ये होलो डिजाइन है, बड़ा कॉमन है। होलो देखने में बहुत भारी भरकम लगेगा, इतना इतना मोटा मोटा चेन लगेगा, लेकिन उसमें वजन नहीं होता, अंदर से खोखला होता है ना, तो क्या कहते हैं हम, ये होलो डिजाइन है। आजकल ब्रेसलेट में चेन सुनार के हमसे सुन मतलब होता है, होलो का मतलब जहाँ पर अंदर से क्या है, खोखला है, सिर्फ बाहर पत्ती उसकी है, इसको कहते हैं मोहेर। कहते हैं कौन सी होती है? ऊन की जो सबसे बाहरी लेयर है इस कहा जाता है, ऊन की बाहरी लेयर को कहा जाता है क्यूटिक, कहता है कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? कार्टेक्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मेडुला कहा। सल्कों की संख्या जितनी ज्यादा होती है वो ऊन उतना बढ़िया होता है ना। क्लास 1 का जो ऊन होता है उसमें सल्कों की दिशा अपनी ताकत और लचीलेपन के कारण अस्बाब उद्योग, अच्छा अब कंफ्यूज मत होइएगा, अस्बाब मतलब समझ रहे हैं, अपहोस्ट्री जानते हैं हम लोग, अपहोस्ट्री फर्नीचर वाला कपड़ा है ना, उसी को हिंदी में कहा जा रहा है अस्बाब। ठीक है, अस पर उपयोग किया जाता है। द अपहोस्ट्री इंडस्ट्री फॉर इट्स स्ट्रेंथ, कोई वो यूज नहीं होगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन ही है। ठीक है, और वो आंसर ऑप्शन क्या है? सीशल है। ठीक है, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सीशल पर तेल का उपयोग करती है। बताइए कौन सी खाना पकाने की तकनीक है जो उच्च ताप पर तेल का प्रयोग करके खाना पकाती है? आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मौसम के कपड़े के लिए आदर्श बनाती है। ये जो मिस्र में डेड बॉडीज होती थी, मम्मी होती थी, मम्मी को लपेट करके इसी लिनन के कपड़े से रखा जाता था ना। आंसर क्या कर देंगे? इसकी जो नमी को अवशोषित करने की क्षमता है ये क्या है? अत्यधिक ज्यादा है, इसीलिए तो किचन के कपड़े इत्यादि के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? लिनन का उपयोग करते हैं, सेस्मीरा। आप में से कोई मुझे बता दिए सेस्मीरा का फुल फॉर्म क्या है? नेट में भी पूछा जा चुका है और पीएचडी एंट्रेंस में भी पूछा जा चुका है। सिल्क के क्षेत्र में रिसर्च करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, एक संस्थान है जिसका नाम है सेस्मीरा। ठीक है, ऐसे ही WRA है, ठीक है, ये वुल रिसर्च एसोसिएशन है, ये किसके से? इजरा है। इजरा किसके लिए काम करता है? जूट के लिए काम करता है। इसी तरीके से आपका कॉटन प्रयोगशाला है, कपास विश्लेषण प्रयोगशाला है, किसके लिए काम करता है? कॉटन के लिए काम करता है। वैसे ही सेस्मीरा है, सिल्क के लिए काम करती है। आप जरा मुझे सेस्मीरा का फुल फॉर्म बता
चाइना ग्रास कौन सा रेशा बायोडिग्रेडेबल के रूप में जाना जाता है? बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या? जो कि अगर हम ऐसा कोई भी रेशा अगर उसको हम मिट्टी के अंदर दबा दें तो वो खुद ही क्या हो जाए, सड़ गल जाए, उसको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, या जिसे सूक्ष्म जीव क्या कर दें, खा जाए, चाल जाए, सड़ा दे, गला दे, कुछ अवशेष ना बचे, उसको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, एक्चुअली ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि सब केमिकल वाले हैं ना। ओके, सब केमिकल वाले, एक तरीके से नायलॉन पॉलिस्टर ये है प्लास्टिक, तो गल जाता है, सड़ जाता है, नहीं नहीं गलता सड़ता है, और जो गले नहीं, टूटे नहीं, सड़े नहीं, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। तो देखिए ऊन ही एक है जो प्राकृतिक। फायदा क्या है? पहला, उच्च टिकाऊपन और लीनत में भी। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59। आप आंसर क्या कर देंगे? नमी, अधिक नमी हटाने की क्षमता। ठीक है, ओके, आंसर क्या हो जाए? उच्च दबाव का उपयोग करके रोगाणुओं को मारती है, कौमा, बिना भोजन की कच्ची गुणवत्ता को प्रभावित की प्रेशर प्रोसेसिंग। ठीक है, ये जो आपका हाई प्रेशर प्रोसेसिंग होता है, उच्च दबाव प्रसंस्करण, इस प्रसंस्करण में, इस प्रोसेसिंग में हम प्रेशर तेजी से देते हैं, दबाव तेज देते हैं, लेकिन हमारा फूड इफेक्ट नहीं होता है, उस पर किसी भी प्रकार का अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इफेक्ट और अफेक्ट में अंतर होता है, ठीक, अफेक्टेड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 61, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फॉर मिल्क। ठीक है, यह मिल्क पर है और यहाँ पर देखिए बात की जा रही है दबाव की, और हम हीट में दबाव की जगह ताप देते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों में अलग अलग चीजें हैं, है ना। पास्चुराइजेशन जो है ये मिल्क के लिए सुटेबल होता है और हम इसमें ताप और समय पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पास्चुराइजेशन है 72 डिग्री सेल्सियस पर, या एक क्वेश्चन पूछा जाता है पास्चुराइजेशन होता है, ऑप्शन होता है उसमें से एक ऑप्शन होता है 100 डिग्री से कम ताप पर। पास्चुराइजेशन कितना कैसे होता है? 72 डिग्री सेल्सियस में फॉर 15 सेकंड, 15 सेकंड के लिए, है ना। फादर ऑफ पास्चुराइजेशन लुई पास्चर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन क्वेसीवर्कर का लक्षण है? तो फैटी लीवर भी है, ठीक है, हेयर लॉस भी है और ड्राई स्किन भी है। आंसर क्या होगा? ऑयल। खाने योग्य तेलों को शुद्ध करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है ताकि मुक्त वसा युक्त अम्ल और अशुद्धियां हटाई जा सके? क्वेश्चन नंबर, तो खाने योग्य तेलों को शुद्ध करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है ताकि मुक्त वसा युक्त अम्ल और अशुद्धियां हटाई जा सके? पहला आपका है हाइड्रोजन, संतृप्त असंतृप्त वाला खेल है। आंसर क्या होगा? रिफाइन। रिफाइन का मतलब होता है परिष्कृत करना। ठीक है, कैसे हम पढ़ते हैं कि जीन प्याजे का ही जो सिद्धांत है उसी को रिफाइन करके किसने अपना सिद्धांत दे दिया है? बताइए जरा। जीन प्याजे के सिद्धांत को रिफाइन करके किसने अपना सिद्धांत दिया है? जल्दी से आंसर करिए, चाइल्ड डेवलपमेंट का है रिफाइन यानी कि सोडा। ठीक है, सूजन को कम करने के लिए किसको जाना जाता है? ठीक है, आपके पास है ओमेगा 3, ओमेगा 6, संतृप्त वसा ट्रांसफैट। ट्रांसफैट बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ओमेगा 3 स्वेलिंग को कम करने में भूमिका निभाता है, कुछ निभाता है। क्वेश्चन नंबर 65, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अर्थात आपका ए। क्लियर होगी बात? ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बाइकॉस की सुवन तिवारी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो खुद थे मनोविश्लेषणवाद के पिता कहे जाते हैं, विवाह स्वप्न के फादर, फादर ऑफ डे ड्रीमिंग कहा जाता है सिगमंड फ्राइड को, है ना। मनोविश्लेषणात्मक के पितामह के तौर पे जाते हैं। बल्कि ये जो सिगमंड फ्राइड थे ना, इनकी थियोरी को कई लोगों ने क्या किया है? रिफाइन किया है। इन्होंने किसी की रिफाइन नहीं किया, इनका अपना खुद का है। इनकी थ्योरी को रिफाइन किया है लोगों ने, जिन्हें नौ फ्राइडियन कहते हैं। इनकी बेटी अन्ना फ्राइड, है ना, नौ फ्राइडियन ही है वो। दूसरा, ये हम लोग 8 अवस्थाएं पढ़ते हैं ना, मनो, सामाजिक, साइकोसोशल, एरिक एरिक्सन भी क्या है? नौ फ्राइडियन है। फ्राइड की ही थ्योरी को संशोधन कर दिया, बेटी ने कर दिया, अन्ना फ्राइड ने कर दिया, और ये आपका एरिक एरिक्सन ने कर दिया। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब नौ फ्राइडियन है, फ्राइड ने नहीं किसी का रिफाइन किया है। जीन प्याजे की थ्योरी को रिफाइन किया है, परिष्कृत किया है, आगे बढ़ाया है किसने? वाइगोत्स्की ने। चलिए, इसमें नियासिन, तो अगर कोई पूछे नियासिन का पुरोगामी रूप क्या है तो आप आंसर करेंगे नियासिन वाटर, छेने का पानी। वही जब हम दूध को फाड़ते हैं, दूध फट जाता है, तो देखिए जो एक तो आपका केसिन है जो कि अघुलनशील प्रोटीन है, वो पनीर के रूप में, पनीर जैसे दूध को फाड़ते हैं तो पनीर निकलता है ना, वो जो ऐसे थक्का थक्का सा होता है, वो केसिन है। केसिन एग्जाम्पल है अघुलनशील प्रोटीन का। जबकि जो बाकी प्रोटीन है वो पानी में घुल जाते हैं और किस रूप में आ जाते हैं? वे वाटर में। ठीक है, तो कौन सा दूध का प्रोटीन गर्मी के प्रति संवेदनशील है, मतलब हीट पे वो खराब हो जाएगा? ये वे वाटर वाला। क्वेश्चन नंबर 69, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो। यह
2021 में पालक ही खा रही थी, पालक उनके शरीर में लग नहीं रहा था। याद आ गया क्वेश्चन, है ना? क्यों? क्योंकि उस पालक में क्या था? ऑक्सैलिक एसिड था, ठीक है? ऑक्सैलिक एसिड ये क्या है? अगर ये पालक में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका जो संपूर्ण आयरन होता है वो पूरी तरीके से अवशोषित हमारे शरीर के द्वारा नहीं हो पाता। मांसपेशियों की थकान को मेजर करने के लिए, मांसपेशियों की थकान का मापन करने के लिए हम कौन सा यंत्र यूज करते हैं? आप आंसर करते हैं मांसपेशियों, मसल फटीग या मांसपेशियों की थकान का मेजर करने के लिए हम लोग शारीरिक थकान किस एसिड की वजह से होती है? तो हमारा शरीर किस एसिड की वजह से थकता है? लैक्टिक एसिड की, याद रखिएगा, ठीक है? दोनों 2021 का है। तो तंत्रिका संचार और मांसपेशी कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक या मैग्नीशियम, आप मांसपेशियों के संकुचन की बात हो रही है, तंत्रिका संचार की बात हो रही है। हाँ, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कैल्शियम। एनटीडी का मतलब क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, है ना? अगर माँ के शरीर में फॉलिक एसिड की कमी है तो बच्चे में भी फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, और बच्चे में अगर फॉलिक एसिड की कमी हुई तो बच्चे में क्या देखने को मिलता है? एनटीडी देखने को मिलता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे कॉमन या सबसे लार्जर, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है स्पाइना बाइफिडा, याद होगा? स्पाइना का उपयोग खाद्य विकिरण के लिए किया जाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग खाद्य विकिरण के लिए किया जाता है? क्या करेंगे कि खाद्य को पकाने के लिए जो हम लोग विकिरण का यूज है वो क्या होता है? गामा रेजेस होता है। अर्थात 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कि आगे 125 तक यानी 50 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको हम लोग कल वाले हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति पाठक एंड वेलकम टू पाथ एजुकेशन। आप सभी का आंसर हमारा ए था। आगे चलते हैं आज के सेशन पे। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, पूछा जा रहा है आपसे खाद्य उत्पादों में इमल्सिफायर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से आंसर करिएगा। जो हमारे खाद्य है उस खाद्य पदार्थों में हम जब हम क्या करें, जोड़े, तो हमारा इमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक? तो यहाँ ये जाता है हमारी बनावट में सुधार करें तो इम्प्रूव टेक्सचर। तो आयरन डिफिशिएंसी होने वाला एनीमिया है वो विश्व में सबसे ज्यादा एनीमिया वही वाला होता है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या करेंगे? ऐसा होगा है ग्रीन टी में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट सामान्यतः पाया जाता है? आपकी की प्रक्रिया नहीं होती है। आपको पता भी होगा ये जो हम लोग चाय पत्ती देखते हैं और जो हम ग्रीन टी वाली चाय पत्ती देखते हैं, ग्रीन टी वाली चाय पत्ती हरी होती है। क्यों हरी होती है? क्योंकि उसमें खमीरीकरण की प्रक्रिया नहीं की जाती। टमाटर का लाल रंग किस, अगर हम कैटेचिन्स की बात करें तो ग्रीन टी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं उस एंटीऑक्सीडेंट का नाम क्या है? कैटेचिन्स है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल, और ना तो उससे मुझे हमें कोई कैलोरी वगैरह भी नहीं मिल रही है, लेकिन हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, वो हमारे पाचन में बहुत हेल्प करता है। वो कौन सा है? पहला पाइप है, आहार नाल है, या छोटी आंत है, उसमें जो क्रमाकुंचन की प्रक्रिया हो रही है उसको एक्सेल, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो जिसमें आहार फाइबर यानी फूड फाइबर पानी फैट और तेल में भी होता नहीं। अब हमारे पास बच क्या रहा है? फल और सब्जियां और मांस है, ठीक है? आप आंसर क्या करेंगे? फल और सब्जियों में क्या हमारा फाइबर है ये पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 प्रकार के फल और सब्जियों को क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए, ठीक है? बाकी देखिए पास्चुराइजेशन की बात करें तो ये क्या होता है? तो दूध का उपचार होता है, अर्थात दूध को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है? और वो टेम्परेचर कितना होता है? 72 डिग्री सेल्सियस। शॉर्ट टाइम का कितना? 15 सेकंड के लिए हम क्या करते हैं? 15 सेकंड के लिए हम 72 डिग्री सेल्सियस पर दूध को क्या कर देते हैं? खौला देते हैं और फिर तुरंत ठंडा कर देते हैं। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? पास्चुराइजेशन। पदार्थ में जो कुछ आवश्यक तत्व है उनको क्या कर ले? जोड़ ले। आंसर क्या हो जाएगा? 85 का। बच्चों के पोषण की बात की जा रही है, वो भी ग्रोथ की। तो बच्चों की ग्रोथ में किसकी भूमिका बहुत बढ़िया होती है? लाइसिन की भूमिका, है ना? फैट अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत हो गई है, मान लीजिए एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है या फैटी लिवर हो गया है ना, दोनों में ही फैट का अमाउंट कम कर दिया जाता है, फैट इंटेक घटा दिया जाता है, चाहे फैटी एसिड हो या एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हृदय संबंधी रोग को, जो हृदय संबंधी रोग होता है उसे हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यकृत रोग को हम लोग सिरोसिस के नाम से जानते हैं। तो एथेरा आपके पास है, आर्टिफिशियल शुगर है, सैकरिन आर्टिफिशियल शुगर है ना? आंसर ओलेस्ट्रा। ये जो आपका ओलेस्ट्रा है ये क्या है? ये ठीक है, और इसे क्या किया जाता है? रोगी को दिया जाता है ताकि उसकी मदद हो सके, ठीक है? दैट्स कैलोरी फ्री, इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है। कोलेस्ट्रॉल फ्री यानी कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है, एंड नॉन डाइजेस्टेबल मतलब डाइजेस्टेबल भी है नहीं, डाइजेशन इसका नहीं होता है। वेजिटेबल ऑयल एंड सुक्रोज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 89 कहा जा रहा है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या है? पहला है आपका केसिन, दूसरा है एल्ब्यूमिन, तीसरा है ग्लोबुलिन और लास्ट आपका है हीमोग्लोबिन। सब प्रोटीन ही है, लेकिन दूध में पाया जाने वाला जो प्रमुख प्रोटीन है वो कौन सा है? सॉरी, दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसको
ग्लूटेन और ग्लूटेन में ग्लूज आता है। आपको पता भी है, कई बार हम लोगों ने सुन भी रखा है। आप पूछा जा रहा है विच कंपोनेंट 4.2 प्रोटीन 4.2 फैट क्या है 9.9.2 और विटामिन तो हमें ऊर्जा देता नहीं है यानी कि 0 है। आपको बताना है कि सबसे अधिक प्रतिक्रिया मूल्य कौन रखता है। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 90 का रखेंगे। सी यानी कि फैट कितना रखा हो जाती है। पूछा गया पैरासिस का मुख्य कारण क्या है। विटामिन की कमी बताइए, एनसीईआरटी में भी और कई बार पूछा गया। किसी भी बच्चे में बच्चे सबसे सेंसिटिव होते हैं, इसलिए कमी उनमें ज्यादा देखने को मिलती है 5 साल तक के बच्चे, ठीक है। तो कोई मान लीजिए बच्चा है, उसमें अगर विटामिन की कमी हो रही है, तो कोई भी विटामिन वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल कोई भी टर्म यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है हिडन हंगर, छिपी भूख कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, हिडन हंगर की कमी है। पीईएम यानी प्रोटीन एनर्जी मास न्यूट्रिशन है, आंसर हो जाएगा बी। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मोटापा होता है, वसा की अधिकता से भी मोटापा होता है। पकाने का तेल असंतृप्त वसा में सबसे अधिक होता है। कुकिंग ऑयल इज हाईएस्ट इन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो। स्कॉर्बिटस भी होता है, स्कर्वी को ही हम लोग नाविक रोग भी कहते हैं, ठीक है। ओके, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विटामिन सी के अवशोषण के लिए किसकी जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है। विटामिन सी का एक महत्वपूर्ण काम क्या है, हीलिंग का है, यानी कि घाव भरने का इसका प्रमुख काम होता है। जिंजवाइटिस होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से 2 रोग देखने को मिलते हैं, एक आपको देखने को मिलता है और जो दूसरा रोग आपको देखने को मिलता है उसका नाम यानी स्टीमिंग, आपका उबालना यानी कि बॉइलिंग, पीलिंग। जी हाँ, आंसर करेंगे कि फलों और सब्जियों जो कि विटामिन और मिनरल के रिच सोर्स है और जिन्हें हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट में रखते हैं, अगर इनमें टॉक्सिक एलिमेंट है तो उन एलिमेंट्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नमक पानी से उन्हें धोते हैं, ठीक है। विटामिन कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत है, आपका विटामिन सी, आयरन, जिंक या उर्वरक। सही नंबर 100 आंसर करें। आप आंसर क्या करेंगे, विटामिन सी भी हमारे शरीर को इम्यून हमारे शरीर का इम्यून बढ़ाता है। जिंक भी हमारे शरीर का इम्यून बढ़ाता है। तभी कोरोना में देखिए जिंक इत्यादि की टैबलेट्स खूब चल रही थी, टेस्ट को बढ़ाता है, खोया हुआ स्वाद वापस लौट आता है ना। डिस्यूशिया विटामिन ये जिंक की कमी से होता है, जिससे स्वाद की तीक्ष्णता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन ये जूट में होती है। आप जानते हैं अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें, अगर हम लोचशीलता की बात करें, तो ऊन में सबसे ज्यादा को तने से अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, बताइए। कि भांग का मतलब समझ है, हेम्प फाइबर की बात की जा रही है और आपको एक चीज बहुत अच्छे से प्राप्त होते हैं, उसमें हम रेटिंग प्रोसेस करते हैं, अर्थात गलाने की प्रक्रिया करते हैं ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी तने से ही मिला है, तो गलाने की प्रक्रिया रेटिंग प्रोसेस होगा ही। लेकिन आपने रीनन में पढ़ा है स्कॉचिंग, जब आप क्या करते हैं, रेटिंग कर देते हैं, तो रेटिंग करने के बाद आप उसको निकालते हैं और उसको तोड़ते हैं, तने का जो बाहरी आवरण है तने का, उसको आप तोड़ते हैं और फिर याद है स्कॉचिंग, डॉटिंग, ठीक है। तब आपको क्या मिलता है, वो रेशा मिलता है। तो यही पूछा गया, व्हाट प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट हेम्प फाइबर फ्रॉम द स्टेम। स्टेम से, तने से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कॉचिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 102 आना। कपास को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें पोर्ट्स चाहिए होते। बीज को क्या कहा जाता है, बिनौला कहा जाता है, ठीक है। उस बीज को क्या कहा जाता है, बिनौला कहा जाता है। और रुई जो हमें मिली है, उस रुई से आता है, या इसी को हिंदी में ओटना के नाम से जाना जाता है। इसको अलग करने का काम, मतलब बिनौले को अलग करने का काम मैनुअली यानी हाथ से भी होता है और मशीन से भी होता है। जो मशीन है उसको कॉटन जिन के नाम से जाना जाता है, ठीक जाता है। जल्दी से आंसर करिए। जी बिल्कुल, पूछा जा रहा है एक तो अपना दीर्घाकार मतलब अपनी लंबाई के लिए, दूसरा लस्टर यानी कि चमक के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चमक, ठीक है। आपका सबसे मजबूत है, ये सब ठीक है, लेकिन क्या पूछा जाए प्राकृतिक चमक के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, तो चमक के लिए जो शब्द होता है वो होता है लस्टर। क्या होता है, तभी तो रेयन में हमें डी लस्टरिंग प्रोसेस करना पड़ता है। रेयन में एक्सेस चमक होती है ना, बहुत ज्यादा चमक होती है, और रेयन के में हमें डी लस्टरिंग प्रोसेस करना पड़ता है। डी लस्टरिंग प्रोसेस मतलब क्या, चमक को दूर करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, यूज करते हैं टिटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या यूज करते हैं, टिटेनियम डाइऑक्साइड यूज करते हैं। आंसर मेजर करने के लिए करते हैं। आपके पास ऊन है, कपास है, जूट है और रेशम है। क्वेश्चन नंबर 104 आंसर करना है। आपका कॉटन की गुणवत्ता, ठीक है, कॉटन की गुणवत्ता को मेजर करने के लिए हम लोग माइक्रोनेल का यूज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें नायलॉन की, तो नायलॉन की बारीकी का मेजरमेंट किससे होता है, नायलॉन की बारीकी का मेजरमेंट किससे होता है, डेनियर से होता है ना। नायलॉन की बारीकी का जो मेजरमेंट है वो डेनियर से होता है। कौन कौन सा होता है, 12 होता है, 15 होता है, 17 होता है, 30, 30, 40, 50, 60 और 70। जो आपका 12 नंबर का नायलॉन होगा वो सबसे बारीक होगा, यानी सबसे महीन होगा, और जो 70 डेनियर वाला नायलॉन होगा वो सबसे मोटा होगा, ठीक है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कपास की गुणवत्ता के लिए माइक्रोनियर यूज किया जा रहा है, वैसे ही नायलॉन में नायलॉन की बारीकी का मूल्यांकन करने के लिए डेनियर यूज किया जाता है। कितना डेनियर होता है, तो 12 डेनियर, 15 डेनियर, 17 डेनियर, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 होता है। 12 नंबर का जो डेनियर है वो सबसे
क्या बताएंगे अवांगा जो का जो प्रयोग है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है पेपर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ये रेमी की हम बात करें तो रेमी और नेटल और चाइना ये तो हम एक साथ पढ़ते हैं ना आखिर में ये सब हम क्या करते हैं एक साथ पढ़ते हैं ना कि नेटल चाइना और रेमी तो हम नेटल लगाएं चाइना लगाएं ध्यान रखिएगा आप आंसर किस पे करेंगे चाइना ग्रास पर करेंगे ठीक है ओके पौधे के नाम की बात की जाए तो पौधा क्या है चाइना ग्रास है ओके हमें बोरा पता है हम लोग यहाँ अनाज भराता है ये आलू वगैरह बोरे में ही आते हैं ना 50-50 किलो वाला जो आप बोरा देखते हैं ना वो किससे बनता है कपास जूट ऊन या रेशम रेशम से तो बनेगा नहीं कतई वैसे भी नहीं बनता है आपका कॉटन से भी नहीं बनता है आप आंसर कर देंगे किस पर आप आंसर कर देंगे जूट लेकिन हमें पैक करके दी जाती है और इसी को क्या कहा जाता है यही जो आपके पास बोरा है इसी को वर्गले बोरे के नाम से जाना जाती है आपका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज किसमें होती है कपास में हेम्प में नायलॉन में या सिल्क में क्वेश्चन नंबर 112 आंसर करना है आप आंसर क्या करेंगे ये जो हेम्प है ना ओके इसमें एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज होती है आंसर क्या हो जाएगा
मिलेगा आपको यहाँ पर। गर्मियों में भी आरामदायक आहार में क्या बेहतर गृह प्रबंधन के लिए कौन सा कमरा सबसे पहले साफ करना चाहिए? मैंने स्टार्टिंग में ही अभी इसका उल्लेख आपका पूरा घर साफ है, किचन साफ नहीं है, आप मान के चलिए आपका पूरा घर साफ नहीं है, लेकिन आपका पूरा घर डिस्टर्ब है, लेकिन किचन आपका मेंटेन है, तो आपका पूरा का पूरा घर क्या हो गया, आधा मेंटेन लगता है। ठीक है, कौन सा कमरा सबसे पहले साफ किया जाना चाहिए? पहला है आपका किचन, दूसरा है आपका पकाए तो आपका सब्जी बनाना, दूसरा है सब कुछ एक साथ करना, एकदम गलत। दूसरों से पूछना गलत मतलब होता है जो हमें करना है। ओके, तो हम उसकी क्या कर ले, सूची बना ले, फिर हम एक एक कामों का ऊन में, स्पैंडेक्स में, जूट में या सिल्क में, आप आंसर क्या करेंगे? सबसे अधिक जो लोचशीलता है वो किसमें है? स्पैंडेक्स में हो जाता है। अब आपको पता है ना, क्वेस्योरकर और मैरास्मस ये दो क्या हैं? ये आपके प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से होने वाले रोग हैं। ठीक है, और पूछा जाता है पीएम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं? आपको याद है, आप लोगों ने पढ़ा था कलुआ, और पता नहीं क्या आप कहते हैं, गुलुआ कलुआ कुछ ऐसे ही कहते हैं आप लोग ना, लालू कालू या क्या कहते हैं। ठीक है, गोलू कालू कुछ ऐसा ही कहते हैं। हम लोग का एक इमेज है, पेटेंट इमेज है, हम लोग उसी को देखा। मुंह एकदम कैसा होता है उसका, जो मुंह है वो एकदम मून चांद जैसा होता है ना। तो देखिए, सूजन है, भूख कम लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, अत्यधिक भूख, यही वाला ऑप्शन गलत है। अर्थात क्वेस्योरकर में गुडिमा देखा जाता है, फेस कैसा हो जाता है, चांद जैसा एकदम गोल सा, है ना। भूख कम लगती है, चिड़चिड़ापन सब होता है, अत्यधिक भूख नहीं लगती, अत्यधिक डिमांड ज्यादा होती है। ओके, तो खिलाड़ियों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या वास्तव में आवश्यक नहीं है? पहला, शुद्ध शक्कर का तो क्या होगा, हेल्दी, मोटापा आ जाएगा, है ना। और खिलाड़ियों को फिट रहना होता है। ठीक है, तो आपको वसा का कम सेवन, ये तो सही है, कम करना चाहिए। पोषक तत्व उनके पास होने चाहिए, है ना, विटामिन और मिनरल उनके पास होने चाहिए का। ओके, ठीक है। नमक का कम सेवन, नमक का मतलब सोडियम, सोडियम कम, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है शुद्ध शक्कर। ठीक है, ओके, शुद्ध शक्कर मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत ज्यादा थोड़ी खाना है, प्रोटीन रिच चीजें दी जाती हैं खिलाड़ियों को। ओके, तो आपका हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कई सारे ग्लूकोज के अणु, ग्लूकोज है ये जो सरल चीनी इकाई का मतलब है, ग्लूकोज जो सिंपल ग्लूकोज की बात करें तो कई सारे सिंपल ग्लूकोज मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कई सारे सरल अमीनो एसिड मिलकर, या प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो अमीनो एसिड होता है। ये अमीनो एसिड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो कौन सा लिंक होता है, वो कौन सा जोड़ होता है जिससे अमीनो एसिड क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं? जल्दी से बता दीजिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 30 आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ओके, भोजन की योजना बनाते समय हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो पूरी हो? पहला आपका, तो अगर हम रिकमेंडेशंस के आधार पर संतुलित भोजन की योजना बनाएंगे तो हम परिवार के हर एक व्यक्ति की जो भी पोषक तत्व संबंधी आवश्यकता की योजना बनाना क्यों महत्वपूर्ण है बताना है। उपलब्ध धन का अधिकतम उपयोग करना। ठीक है, मतलब हम मान लीजिए हमें 100 रुपए में खाना तैयार करना है, तो हम उस 100 रुपए को पिज्जा में ना डालें, हम क्या करें, हम ऐसे फल फूल ले आए, ऐसी चीजें ले आए जो कि हमारे हेल्थ के लिए क्या हो, बढ़िया हो, है ना। इसी को कहा गया है उपलब्ध धन का अधिकतम उपयोग कर लेना, है ना। जो हमारे पास धन है हम उसका उपयोग अच्छी अच्छी चीजों में लगा लें। आपका क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से आंसर करिए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ दूध के विकल्प के रूप में उन व्यक्तियों के लिए सुझाया जाता है जो इसे नापसंद करता है? दही है, इसकी जगह पनीर भी हो सकता था। ये जो आपका है इंडिया इसी एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है इसको FSSA कहा जाता है। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत द्वारा निरस्त किए गए कानूनों में से कौन सा नहीं है? आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा है ना फूड क्वालिटी। ओके, आप लोगों को याद होगा न्यूट्रिशन साइंस में, तो हमने पढ़ा है कि पहले ये जो आपका ये जो
वनस्पतिक तेल उत्पाद है, या ये जो मांस खाद्य उत्पाद आदेश है, या विलायक निकाला गया यानी कि ऑयल, ये सब किसमें आते थे? ये सब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आते थे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आते थे ये सब कुछ। लेकिन जब फैसाई आ गया, या जब ये आ गया, ये जो आपका खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है, जब ये आ गया तो वो जो आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो थे ना, वो सब इनके अंतर्गत आ गए। ठीक है, किसके अंतर्गत? ये जो आपका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम है उसके अंतर्गत आ गए। अब उसमें देखिए हम लोगों ने बात किसी की थी, वनस्पति तेल उत्पाद की बात की थी, मांस खाद्य उत्पाद, किसी में वो आपका एफपीओ फूड प्रोडक्ट ऑर्डर भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और देखिए विलायक निकाला गया तेल, ये तीन जो है ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। क्या नहीं आता? तो आपका ये जो मादक पेय पदार्थ नियंत्रण है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, याद है ना? आप लोग पूछ भी रहते, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से। देखिए झारखंड में क्वेश्चन बना के पूछ भी लिया गया आपसे। ठीक, ओके। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत द्वारा निरस्त किए गए कानून कौन से नहीं है? आपका यही कानून है जो निरस्त नहीं किया गया है। बाकी इन सबको क्या किया गया है? अपने में ऐड कर लिया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्या कहा जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है ना, FSMS। ठीक है, FSM। दोस्तों अभी लास्ट ईयर से क्या है? पहले तो हम ये समझ लें ना कि इसका फुल फॉर्म क्या है FSMS का। देखिए, फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम, FSMS। ये क्या है? ये आपका एक तरीके से हम ये कह सकते हैं एक सिस्टम है जो कि खाद्य उत्पादक या खाद्य की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए काम करता है। पूछा गया खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली FSMS का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? पहला, खाद्य पदार्थों की कम सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ मतलब समझते हैं ना? सेल्फ लाइफ मतलब होता है सुरक्षा काल। मतलब जब से कोई प्रोडक्ट बना है उस दिन से, मैन्युफैक्चर डेट से लेकर के एक्सपायरी डेट के बीच की जो तिथि है, जो दिन है, जो समय है, वही उस खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ होती है। मतलब एक ऐसा जीवन उस खाद्य पदार्थ का जब हम उसे क्या कर सके? उपभोग कर सके, हमें कोई हानि ना हो, है ना? तो उसी को सेल्फ लाइफ कहा जाता है कि इसकी सेल्फ लाइफ कम है, मतलब 4 दिन इसका उपभोग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपायरी के बीच की जो समयावधि है वही उस प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? पहला, खाद्य उत्पादों की सेल्फ लाइफ कम करना। गलत। खाद्य उत्पादन, आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का क्या? डी आंसर करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर? ये क्या करता है? जो आपकी जो मानव उपयोग के लिए भोजन की सुरक्षा की बात करता है। भोजन की सुरक्षा मतलब भोजन का सेल्फ लाइफ। यहाँ पे देखिए कम करने की बात की गई है, यहीं पे अगर लिखा होता ना अधिक सेल्फ लाइफ, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता? सही हो जाता। ठीक, कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है? बताइए फटाफट से। पूछा गया घरेलू व्यापार और निर्यात के लिए कृषि वस्तुओं के प्रमाणन योजना को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है? पहला, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड। दूसरा है विपणन और निरीक्षण निर्देशालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, या फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला केंद्र। देखिए ये जो प्रमाणन का काम होता है ना, ये कौन कर रहा है? विपणन और निरीक्षण निर्देशालय करता है। ठीक है, आंसर क्या? निर्माताओं को लाइसेंस देने का अधिकार देता है। बताइए कौन सा अधिनियम?
मानक ब्यूरो की निर्माताओं को लाइसेंस देने का अधिकार देता है। मतलब किसके तहत लाइसेंस, हम कहते हैं ना कि देखिए आप मैगी का पैकेट लीजिए, कोई भी फूड ये फ्रूट वगैरह का जो सॉस आता है उसका पैकेट लीजिए, तो देखिए उस पर लाइसेंस नंबर लिखा होता है। तो लाइसेंस नंबर कौन दे रहा है? ठीक है, पहला भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 है ना। कौन सा अधिनियम? भारतीय मानक ब्यूरो की निर्माताओं को लाइसेंस देने का अधिकार देता है। हाँ स्थित है, जल्दी से देखिए आ रहे, तो जिनेवा का नाम हम लोगों ने तो अभी कल पढ़ा था ना, WHO वाले ने। दूसरा है स्वास्थ्य सेवा विभाग, विश्व स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो वो स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आपको याद आ रहा होगा, दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेम क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा जा चुका है ना। आंसर क्या हो गया? ए हो गया क्वेश्चन नंबर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है ना। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहा जाए, इसी का शॉर्ट फॉर्म है क्या? ये जो आपका जो क्या है, MOHFW है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आंसर बेहतर बनाना है। बताइए, जल्दी से आंसर करिए। पूछा जा रहा है ISO 14000 का लक्ष्य पर्यावरण प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाना है? पहला, प्राकृतिक संसाधनों को कम करके। दूसरा है अंतिम लेना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या? शिशुओं का करिए। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने क्लास में इसका डिस्कशन किया था, जब हम हेल्थ की बात कर रहे थे। LWB, लो वेट बेबी। लो मतलब कम, वेट मतलब भार, बेबी मतलब शिशु, है ना। तो अल्प भार 2.5 kg। अगर इतना है, इससे ऊपर है, तो बच्चा हमारा ठीक ठाक है। अन्नपूर्ण कार्यक्रम है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य अनुपूरण कार्यक्रम है? पहला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये आपका नरेगा, वो तो क्या था, वो तो काम देने का था ना। बेरोजगार 75, वो बच्चों की जो कई सारी योजनाएं थी, है ना, उनको एक में मर्ज करके ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, माताओं का पूर्ण खेल, ये 2016, ठीक है, जिसको माँ स्कीम कहा गया है। और लास्ट आपका है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। आप आंसर क्या करेंगे? खाद्य अनुपूरक कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आती है। योजना है जिसको PMGY के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत क्या किया गया है? तो देखिए, भारत सरकार द्वारा ना 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जिसके 5 एरिया हैं जहां पर ये योजना काम कर रही है। ठीक है, और ये जो 5 एरिया, प्राथमिक स्वास्थ्य, दूसरा है प्राथमिक शिक्षा, तीसरा है प्राथमिक आवास, और चौथा है ग्रामीण सड़कें, और लास्ट क्या है? पेयजल है। ठीक है, द्वारा राष्ट्रीय पोषण एनीमिया कार्यक्रम किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण एनीमिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1970 से 1972 तक। ठीक है, आंसर क्या होगा? आयोडीन की कमी से होता है। तो सिंपल सी बात है, जहां जिन भी लोगों को, महिलाओं को घेंगा ज्यादा होता है, ठीक है, पुरुषों के पैसे में महिलाएं घेंगा से ज्यादा प्रभावित होती हैं। तो हम क्या करेंगे? जो भी व्यक्ति घेंगा या ग्वाइटर, सर क्या हो जाए? एक अर्थ जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52 में ये कहा जा रहा है कि क्लैडोस्पोरियम हर्बरम मांस पर किस प्रकार के धब्बे बनाता है? इसे प्रशीतित मांस पर बढ़ने और काले धब्बे बनाने की क्षमता मिलती है। हवा में इसका उच्च प्रसार और एलर्जी का उत्पादन। ठीक है, आप सी हर्बरम को अस्थमा और पूर्ण उत्तेजक माना जाता है। तो आपसे पूछा गया ना कैसे धब्बे बनाएगा। अब देखिए आप आंसर क्या करेंगे कि ये हमारा कैसे धब्बे बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, हाँ क्वेश्चन नंबर 52 आंसर आप क्या बताएंगे? काले धब्बे बनाएगा। ठीक है, और ये है क्या? तो ये कवक है जो कि मीट पे या मांस पर ब्लैक स्पॉट को क्या करता है? डेवलप करने का काम करता है। एनारोबिक मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, मतलब मान कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की अपसेंट में, है ना, डेवलप हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? एनारोबिक बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, एनारोबिक मतलब जहां ऑक्सीजन ना हो और वहां पे कोई चीज डेवलप हो जा रही हो, तो उसको एनारोबिक कहा जाता है। ठीक, तो देखिए पूछा गया कौन के अपघटन में मुख्य रूप से शामिल है? सब आपके भोजन को खराब करने वाले हैं। अब इसमें है क्या? इसमें स्यूडोमोनास एरुगिनोसा है, दूसरा आपका है क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेस है, तीसरा आपका एस्पेरिचिया कोली है, और लास्ट आपका है बैसिलस सबटिलिस। बताइए कौन सा जीव एनारोबिक परिस्थितियों में, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ये जो क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेस है, ये क्या है? ये एक एनारोबिक है। ठीक है, ये एनारोबिक परिस्थिति बना है, दूध बड़ा ही होता है उसमें, है ना। तो कहा जा रहा है दूध उत्पादों के मिश्रण के कारण पेस्ट्री, उसमें एक बैक्टीरिया हमारा पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? स्टैफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ये दुग्ध के उत्पाद में ये हमारे पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? ये आपके पेस्ट्री को भी ये क्या करते हैं? खराब करने के मतलब एक तरीके से रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो दूध उत्पादों के रण नहीं है। बताइए जी, यस, पूछा जा रहा है कि
से जाना जाता है। अब जरा देखिए, थर्मोड्यूरिक्स बैक्टीरिया गर्मी प्रतिरोधी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये जो आपके थर्मोड्यूरिक्स बैक्टीरिया होते हैं, ये गर्मी प्रतिरोधी बैक्टीरिया होते हैं जो पास्चुराइजेशन से बच सकते हैं और दूध को दूषित कर सकते हैं। मतलब हम तो ये कहते हैं ना, पास्चुराइज माइक्रोकोकस ल्यूटस है, दूसरा आपका स्टाफिलोकोकस ऑरियस है, लैक्टोबैसिली एसपी है और चौथा आपका है क्लोस्ट्रिडियम परफेंचस है। बताइए, अब आप तुरंत यहाँ करेंगे, आंसर कर देंगे लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये थोड़ी हमारा उदाहरण है दूध को खराब करने का या थर्मोड्यूरिक्स का, ठीक है। तो हमारा पूछा गया क्या उदाहरण नहीं है, तो लैक्टोबैसिलस नहीं है। बाकी ये क्या है, ये ऐसे हैं जो कि बच जाते हैं मॉर्टर्स, बासी होना, कैंडलिंग या ए यानी कि आपका ब्लड आता है, फिर उसी को चेक कर लेते हैं, पता चल जाता है कि इनके शुगर की क्या स्थिति है ना। तो उसी को कहा जाता है ग्लूकोमीटर या उसी को ग्लूकोज मीटर भी कहा जाता है। तो ग्लूकोमीटर जैसे उत्पादों को बढ़ावा देने वाले संदेशों को किस तरह से संरचित किया जाना चाहिए। पहला, मतलब ये जो मशीन वगैरह, तो व्यवहारिक जानकारी के बिना केवल सैद्धांतिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करना बिल्कुल गलत, या उत्पाद के लाभों के बारे में अस्पष्ट विवरण शामिल करना गलत। आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोमीटर जैसे उत्पादों को बढ़ावा देने वाले संदेशों को किस तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए, कैसा मैसेज देना चाहिए अगर हमें इसको प्रमोट करना है, तो उत्पाद की उपलब्धता और उपयोग के निर्देशों के बारे में उपयोग करना होता है, ठीक है। क्लियर, आपका आंसर क्या प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो गया हमारा, फिजिकल, ठीक है, ओके। कि वो जो अपेक्षित है वो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम जानते हैं। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी विकास निगरानी क्या है, दैनिक भोजन सेवन रिकॉर्ड करना, फिर संज्ञानात्मक विकास का आकलन करना, समय के साथ वजन में होने वाले बदलावों पर नियमित नजर रखना, या समय के साथ ऊंचाई में होने वाले बदलावों पर नजर रखना। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 आंसर आपको करना है। देखिए यहाँ पर ना हम ऊंचाई पर नहीं, हम बच्चे के वेट, उसके वजन की बात करते हैं। तो देखिए, समय के साथ वजन में होने वाले बदलावों पर नियमित नजर रखना, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हम बच्चे का भार मेजर करते हैं, वजन मापते हैं ना। तो पूछा ये जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जो चरण है वो क्या है, वो ये देखना है कि मान लीजिए ये हमारा डिजायरेबल है कि बच्चे का ऐसा ग्रोथ होना चाहिए, वजन ऐसे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब ये ऐसे बढ़ रहा है कि ऊपर चला जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये चीज हम मेजर कर पाए, ठीक है। इसमें लाइनें होती है, जैसे रेड है, ग्रीन है, ओके। तो आपको क्या बताना है, विकास निगरानी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है, विकास पैटर्न का अनुसरण करना, कि बच्चे का डेवलपमेंट हो किस पैटर्न से रहा है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलता है, चीनी की खपत बढ़ाना, हम तो पढ़ ही रहे ना, आज से थोड़ा कम, नमक कम, चीनी कम, तेल कम। याद करिए, आपने नेट अभी 2024 वाले में देखा है ना, आज से थोड़ा कम, तो आज से थोड़ा कम में क्या कम, नमक कम, चीनी कम, मीठ और तेल कम, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन पोषण शिक्षा को परिभाषित करता है, चीनी की खपत बढ़ाना गलत, भोजन छोड़ने को थोड़ा मतलब फोन लिया, रील बस, ये क्या है, इससे थोड़े है। तो आप आंसर क्या करेंगे, व्यवहार में संशोधन को। संतृप्त फैटी एसिड है जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध श्रृंखला एसिड्स होते हैं ना, इसी में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है। आंसर, पोलियो दिवस, विटामिन और मिनरल बढ़ता है तो हमें टॉक्सिटी यानी विषाक्तता देखने को मिलती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 69 आंसर क्या हो जाएगा आपका, काचाप द्रव्य या श्लेष द्रव्य या संवहनी द्रव्य या गर्भाशयी, वो तो है ना। आप क्या बताएंगे, नेत्र गोलक के द्रव्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो आयोजन के अंत तक लगा है। आयोजन मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइजिंग है यहाँ पर, इसका मतलब तो ये कब तक होती है, ये कथन किसका है, आपका ये किसकी बात हो रही है, यो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि नहीं की जाती है। जैसे अभी छठ पूजा था तो वहां से गतिविधि नहीं की जाती है, पहला सजावट, माइक, ये सब करेगा, मेन्यू थोड़ी वो देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 74 या फिर आपका मत्स्य पालन। तो देखा थोड़ी जैविक है, तो पूछा गया कौन सा जैविक संसाधनों का उदाहरण नहीं है, तो आंसर है सी, ठीक है, संसाधनों का उदाहरण नहीं है। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें पहला ऑप्शन आपका वनस्पति था, दूसरा पशुधन था और तीसरा अपने माता पिता और अपनी विधवा चाची के साथ रहती है। मीना अपने माता पिता, और मीना अविवाहित है, मीना अपने परिवार में जहाँ 2 या 2 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रह रही हूँ, उनके बच्चे रह रहे हो, तब वो संयुक्त परिवार होगा। एकल परिवार में सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे आते हैं, एकल परिवार, लेकिन इसमें एक व्यक्ति क्या है और रह रहा है, ताकि जो दूसरा उस परिवार का मेंबर है उसका क्या हो जाए, भर। स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का संबंध होता है मैसेज की विशेषताओं से, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैसेज से होता है, ठीक है। मैसेज यानी संदेश कैसा होना चाहिए, तो एस मतलब सिंपल होना चाहिए, पी मतलब प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक होना चाहिए, ई मतलब इकोनॉमिकल मितव्ययी होना चाहिए, एक ई का मतलब इफेक्टिव प्रभावशाली होना चाहिए, और डी का मतलब होता है डुप्लीकेबल मतलब होता है दोहराए जाने योग्य होना चाहिए। तो ये जो मैसेज की विशेषता है ना, उसी
इसी को शॉर्ट में क्या कहा गया है, स्पीड कहा गया है। किससे संबंधित है, तो ये मैसेज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर क्या था, समाजीकरण कहाँ होता है, तो परिवार में होता है ना। या क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे की प्रतिभा, इंटरपर्सनल, तीसरा आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, और चौथा आपका होता है मास कम्युनिकेशन। इंट्रा जब व्यक्ति स्वयं से बात करे तो उसको क्या कहा जाता है, इंट्रापर्सनल कहा जाता है। जब दो व्यक्ति आपस में बात करें तो उसे इंटरपर्सनल कहा जाता है। और जब 10-15 लोग, 8 लोग एक साथ बात करें तो उसे ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाता है। और जब, ठीक है, तो अब देखिए किस प्रकार का संचार स्वयं के भीतर होता है, खुद से बात करना, सेल्फ टॉक, प्राइवेट टॉक, इसके अंतर्गत आता है ये इंट्रापर्सनल आपका इंटरक्यून मॉडल, दूसरा है टू पर्सनल रिलेशनशिप मॉडल, और तीसरा है ट्रांजैक्शन मॉडल, और चौथा है केस मॉडल। आप आंसर क्या करेंगे, विल्बर सैम ने 1997 में संचार का कौन सा मॉडल दिया था, तो इन्होंने इंटरक्यून मॉडल। आंसर क्या हो जाएगा आपका 84 हो गया, अर्थात आपका जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर कोविड-19 महामारी के दौरान जूम, गूगल मीट, जैसे जूम मीटिंग होती थी, गूगल मीटिंग होती थी, है ना, तो यही कहा जा रहा है कोविड की गई, है ना। ऑनलाइन बच्चों को देखिए कैसे क्लास पढ़ाई जाती थी, तो जूम मीटिंग पे या ये गूगल, ये सब लिखित मॉडल होता है, लिखित कम्युनिकेशन होता है। अशाब्दिक शब्द नहीं बोले जा रहे हैं, हाव भाव, आंखें बोल रही हैं, ठीक है, ओके। फेस बोल रहा है आपका, बैठने का स्थान, ये सब अशाब्दिक में आता है, शब्द नहीं होंगे, ठीक है, चाहे मौखिक चाहे लिखित, शब्द नहीं है। इसके बाद देखिए मौखिक, मौखिक आखिर में हम लोग भी क्या कर रहे हैं, ये जो हम लोग भी पढ़ रहे हैं ये भी क्या है, ये आपका मौखिक के अंदर, मान लो मैटर लिखा हुआ है, मीटिंग कर रहे होते सामने से, तो हमारा क्या होता, ये भी मौखिक संचार के अंतर्गत आता। तो आपको आंसर क्या करना है, तर्जनी के साथ ओके, ठीक है, ओके चिन्ह जिसमें 3 अन्य आकृतियां चिपकी हुई हैं, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ओके, ठीक है, नहीं, हाँ, ये क्या है आपको यही बताना है, ठीक। तो एक सहयात्री का उठा हुआ अंगूठा, कॉमा या अंगूठे, और तर्जनी के साथ ओकेशन में आपने सब पढ़ा है, बताइए। सिंबॉलिक, जिसमें सिंबल्स का यूज हो रहा हो, दूसरा है आपका हैपेटिक्स, तीसरा है प्रॉक्सिमिक्स, और चौथा है आपका आर्टिफैक्ट। बताइए आप आंसर क्या करेंगे, ये सब क्या है, सिंबल बना हुआ है, ठीक है, क्या बना है, ये एक तरीके से सिंबल है ना, ओके, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने अंगूठा उठा लिया, सिंबल है, ओके। आप देखते होंगे हम लोग वाला भेज देते हैं, ठीक है, यही तो कहा जा रहा है, अंगूठा और तर्जनी, ठीक है, तो हमने प्रतीक भेज दिया है ना, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन या सिंबॉलिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। प्रतीकात्मक जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक कम्युनिकेशन का ही उदाहरण है। इसमें जानते क्या होता है, टच, देखिए ऐसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट, देखिए हमने सेकंड किया, ओके, स्पर्श के थ्रू, टच के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई बहुत तकलीफ में, किसी को बहुत बड़ा लॉस हो गया है, हम उसके कंधे पे हाथ रखें, ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रकार की ताकत है, ये जो टच है, करते हैं ना, आखिर में हम लोग, है ना, बच्चे को दुलार करना होता है, हम लोग सर पे हाथ करते हैं, ये जो टच वाला है, टच के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है, अभी मार दे गाल पे एक थप्पड़ खींच के तो भी टच ही है, तो वो भी हो गया, ठीक है। तो हैबिटिक क्या है, आप देख पा रहे हैं, ये सेकंड हो गया, फिर ये कंधे पे हाथ रखना, ये विक्ट्री साइन देना है। नेक्स्ट आपका है अगला, मतलब अगला जो आपके पास है, हमने हैबिटिक समझा, ये किससे संबंधित है, टच से। इसके बाद देखिए प्रॉक्सिमिक्स है, प्रॉक्सिमिक्स पता है क्या होता है, कौन स्पेस, समीप या दूरी को ये रिप्रेजेंट करता है, प्रॉक्सिमिक्स, ठीक। अब देखिए इसको 4 तरीके से बांटा भी गया है, पहला है आपका इंटीमेट, दूसरा है आपका पर्सनल स्पेस है, ठीक है, इसके बाद आपका सोशल स्पेस है, और सबसे दूर व्यक्ति के क्या है, पब्लिक स्पेस है। इंटीमेट, पर्सनल, सोशल एंड पब्लिक, ठीक है, ओके। तो इंटीमेट सबसे करीब का है, इसके बाद आपका होता है पर्सनल, देन आपका होता है सोशल, और सबसे लास्ट होता है पब्लिक, ठीक। ये है क्या, कौन किससे किसकी दूरी कितनी है, दूरी के हिसाब से ये चीज मेजर की जा रही है, ठीक है, ओके। तो आपका इसी को क्या कहा जाता है, इसी को प्रॉक्सिमिक्स कहा जाता है। आर्टिफैक्ट क्या है, आर्टिफैक्ट ये आपका एक ऐसा कम्युनिकेशन है, और ये पता है ये जो चित्र आपको दिख रहे हैं चारों के चारों सब नॉन वर्बल है, मुंह से शब्द नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। सिंबल दे दिया गया तो सिंबॉलिक हो गया, ठीक है। हैप्टिक टच वाला हो गया, प्रॉक्सिमिक्स निकटता को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कौन किसके निकट बैठा है, दूरी को, और ये आपका देखिए आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें क्या हो रहा है, आर्टिफैक्ट्स आर सिंपली ऑब्जेक्ट यूज्ड टू टूल टू कन्वे अ मैसेज। किसी हम ऑब्जेक्ट का यूज कर ले रहे हैं, किसी वस्तु का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। कोई देखिए दिस इंक्लूड पिक्चर्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स, मैप, फ्लावर, रोजेस, ठीक है। तो अब जैसे कैसे किसी को रोज ले आके दिया है, रेड रोज दिया है, जिसका मतलब प्रपोज कर रहे हैं, है ना, कंडोलेंस हो रही है, व्हाइट व्हाइट फ्लावर्स यूज किया जाता है कंडोलेंस में, हो गया कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर लिया, किसी ऑब्जेक्ट किसी वस्तु के थ्रू हमने कम्युनिकेशन कर लिया। देखिए एग्जांपल, सेंडिंग रेड रोज टू अ स्वीटहार्ट, ओके, क्लियर, किसी अपने प्रिय व्यक्ति को हमने क्या कर दिया, रोज सेंड किया है। तो ये आपका क्या है, आर्टिफैक्ट के नाम से जाना जाता है, क्लियर। किसी भी संगठन में
संचार करने का निर्णय कौन लेगा? पहला है रिसीवर, प्राप्तकर्ता, डिकोडर या एनकोडर या मीडिया। बताइए, कोई भी संगठन है, ठीक है, उसका एक मान लीजिए मेन मालिक है, बाकी सब क्या है, उसके एम्प्लॉय हैं, ठीक है, ये सब उसके एम्प्लॉय हैं। हर एम्प्लॉय के अंतर्गत 2 जूनियर एम्प्लॉय हैं, ठीक है, ओके, ऐसे करके हैं। तो संचार करने का निर्णय कौन लेगा? अब आप तुरंत बताएंगे कौन लेगा? जो हेड होगा, और जो हेड है वही कम्युनिकेशन भेजेगा। और मैसेज भेजने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता कहते हैं, ओके, प्रेषक कहते हैं। और प्रेषक क्या करता है? डिकोड करता है कि इनकोड करता है? आप तुरंत आंसर क्या करेंगे? ये इनकोडर है। इनकोडर जो कि मैसेज को क्या करता है? इनकोड करता है ना। इसके बाद तो डिकोडर आता है, जो मैसेज को रिसीव करता है। आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा भेजे गए संदेश में प्रतीकों को ऐसे रूप में अनुवादित किया जाता है जिसे प्राप्तकर्ता समझ सके? ठीक है, अभी आपने पीछे देखा था क्या? इनकोडर। इनकोडर जो कि मैसेज को क्या कर रहा है? इनकोड कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं ये बोल रही हूँ, मेरी इनकोडिंग है, आप उसको समझ रहे हैं, मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को समझ रहे हैं, यानी कि आप डिकोड कर रहे हैं, आप डिकोडर हैं, आप रिसीवर हैं। तो ये कहा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा भेजे गए संदेश के प्रतीकों को ऐसे रूप में अनुवादित किया जाए जिसे प्राप्तकर्ता द्वारा समझा जाए? हो गई समझ तो आप रहे हैं, आप उसको पहले समझने लायक अपने हिसाब से बना रहे हैं, आप क्या हो गए? डिकोडर हो गए। आएगा डिकोडिंग, ठीक। मैं संचारक हूँ, ठीक है, ओके, मैं ही तो प्रेषक हूँ। जो संचारक होता है उसी को प्रेषक कहा जाता है। तो यहाँ लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम संदेश को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक और वापस संचरण माध्यम होगा? ठीक है, और उसने हाथ ऐसे कर दिया, ऐसे हम समझ जाते कि पेट्रोल पंप की तस्वीर हमें दिख रही है तो हम जान जाते हैं भैया यहाँ पेट्रोल मिल रहा है, ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पेट्रोल डीजल मिलेगा। ये सब वन पे है। लेकिन हाईवे पे लगा संकेतक, हाईवे पे कोई संकेत लगा हुआ है, यहाँ तक तो वन वे ठीक है, हम संकेत समझ सकते हैं। लेकिन ड्राइवर को यह बताने के लिए कि आसपास क्या है ना, आसपास की चीजों के बारे में बताने के लिए हमें किसी न किसी व्यक्ति की उपस्थिति चाहिए, अर्थात हमें टू वे कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमें चाहिए, ट्रैफिक पुलिस है और हम है, तो टू वे हुआ ना, उसने हमें इशारा दिया और हमने समझ लिया। ओके, आंसर क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। इट्स माय पॉइंट। एक तरफा संचार नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो सिंबल के थ्रू हो गया, एक ही व्यक्ति, यहाँ पर तस्वीर देख के हो गया, यहाँ पर घंटी की आवाज सुन करके हो गया। लेकिन ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा रुकने का संदेश के लिए ट्रैफिक पुलिस की प्रेजेंस जरूरी है, यानी कि ये क्या देखते हैं कि इसका प्रकाशन कौन है, या आप सिनेमा में जाके किताब देखते हैं, या ये जो आपका पॉडकास्ट हो रहा है, जो आपके समय में आज के समय बहुत कॉमन हो गया, हर व्यक्ति पॉडकास्ट पे आ गया है ना। देखिए तमाम पॉडकास्ट आ रहे हैं, हर चैनल पे, कितने यूट्यूब पे तो एकदम मतलब बिल्कुल बहुत ही हो गया है। अब देखिए, मुद्रित कार्यों का, लिखित चीजों का प्रकाशन होता है, जैसे किताबें प्रकाशित हुई हैं, इस पब्लिकेशन हाउस का प्रकाशन है ना। अखबार का प्रकाशन होता है, जो भी रिटन मटेरियल होता है उसका प्रकाशन होता है। प्रसारण, टीवी पे जो कार्यक्रम आते हैं, रेडियो पे जो कार्यक्रम आ रहे हैं, उनका प्रकाशन नहीं होता है, उनका प्रसारण होता है। इट इज क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया मुद्रण मतलब यही, ये जो आपका प्रिंटिंग है, ठीक है। मुद्रण सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आया? गोवा में, ठीक है। और गोवा की शराब को क्या कहते हैं, जो कि काजू से बनती है? जल्दी से बताइए, आप क्या बताएंगे? गोवा की शराब जो काजू से बनती है वो क्या है? फेनी है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ते हैं, भारत प्रमुख व्यवसाय। तब कर्नाटक का आंदोलन करते हैं ना मूर्तियों के लिए, तब वहां पर भी मुलकाल मुर्रू का जिक्र होता है। मुलकाल मुर्रू का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, पंजाब, चिकनकारी, कांथा। कांथा का संबंध किससे होता है? बंगाल से होता है। चिकनकारी का संबंध किससे है? लखनऊ यूपी से है। पंजाब का संबंध किससे है? तो पंजाब का संबंध जो है वो फुलकारी से है, ठीक है। किससे है? फुलकारी से है। ओके, बच क्या रहा है? कर्नाटका। कर्नाटका की जो कढ़ाई है उसको क्या कहा जाता है? कर्नाटका की जो कढ़ाई है उसे कसूती कहा जाता है। जरा आप मुझे बताएंगे, कसूती में जो 4 टांके हैं, कसूती में 4 टांके लगते हैं ना, वो टांके कौन से हैं? गवंती, मुर्गी, नेगी और मेंथी। कई बार पूछा गई है, जिसको क्या कहा जाता है? मुलकाल मुर्रू कहा जाता है, ठीक है। मुलकाल मुर्रू क्या है? कर्नाटक में उत्पादित की जाने वाली एक साड़ी है, और मुलकाल मुर्रू एक्चुअली कर्नाटक की एक जगह का नाम है, ठीक है। वहीं पर ये साड़ी उत्पादित की जाती है, ये आपने देखा भी होगा। साड़ी के नाम से जाना, बच्चों को स्कूल में कब टीवी दिखाना शुरू किया गया था? मतलब जानकारियों 100। आंसर क्या हो गया हमारा? बी हो गया, ठीक है। इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, ठीक है, ओके, दादा साहब फाल्के को। तो दूसरा है श्री कृष्ण जन्म। तीसरा, आइए, आप आलम आरा को क्यों पढ़ते हैं? क्यों आप आलम आरा को जानते हैं? जल्दी से बताइए। बच्चे को पोषण किससे मिलता है? सबसे सरल लैंग्वेज को, उसके बच्चे को उसके जीवित रहने के लिए जो भी चाहिए होता है गर्भ में, ठीक है, सब मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बताइए, पूछा जा रहा है कि गर्भावस्था की पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण? फिर आपका है एंटीजन एंटीबॉडीज परीक्षण, एक है पीसीआर। पीसीआर सांस के लिए होता है, ठीक है, ओके, श्वसन के लिए है। एचसीजी याद है आपका? जल्दी से फुल फॉर्म बताइए। मूत्र परीक्षण है ना, आखिर में वो प्रेगा न्यूज वगैरह जो आता है उससे क्या किया जाता है? उससे मूत्र ही तो परीक्षण किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है ना, तो ग्रसित होने लगता है, उसको क्या कहा जाता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का फुल फॉर्म बताना है। पहला है मानक समय रोग, दूसरा है
रहा है बिल्कुल। किसी अब बच्चे क्या के कहा जा रहा है, ये विकास देखिए की बच्चे में विकास कहा जा रहा है पैटर्न किसी की बच्चे तुलना के विकास विकास की पैटर्न की औसत तुलना विकास की औसत आयु से करने के लिए कालांतर कालानुक्रमिक आयु आयु के के विरुद्ध विरुद्ध वजन और ऊंचाई को प्लांट करने करने से से पहले सांख्यिकीय सांख्यिकी वक्र को वक्र क्या कहा कहा जाता जाता है? है। बताइए जी, सभी लोग आंसर विकास करिए। वक्र अब कहा आप ये जाता बताइए, है। कल हम लोगों ने ग्रोथ मॉनिटरिंग का जिसके थ्रू हम तुलना कर रहे थे बच्चे के भार की, स्मृति और लंबाई और भार दोनों है, तो हम लोग भार की तुलना कर रहे थे ना ग्रोथ मॉनिटरिंग में। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि किसी बच्चे के विकास पैटर्न की तुलना विकास की औसत उसे डेवलपमेंट कर्व कहा जाता है, अर्थात कब कर्व कब ऊपर आ रहा है, कब डेवलपमेंट नीचे जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? लग वर्ष से होकर 45 वर्ष, ये तो फर्टिलिटी एज है ना, बल्कि 25 तो हम लोग बहुत ज्यादा बता रहे हैं, उससे कमी है ना। ये मोनोपॉज एज होता है, रजोनिवृत्ति मतलब फिर पीरियड्स आना बंद हो जाएगा, ठीक है। के गर्भधारण से के जन्म तक का प्री नेटल है, जन्म पूर्व है, उसके बाद क्या है, पोस्ट नेटल है, ठीक है, प्रसव बाद जिसको कहा जाता है, जो कि जन्म से लेकर के टिल डेथ मृत्यु तक का होता है। तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्री नेटल है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, 2 से लेके 6 वर्ष की आयु, तो 2 से 6 ये तो अर्ली चाइल्ड है ना। हम लोग क्या कहते हैं, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज है ना, तो ये तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है। इसके बाद देखिए, गर्भाधान से शुरू होकर जन्म पर समाप्त, यही आपका प्री नेटल है, क्योंकि जैसे जन्म हुआ दूसरी अवस्था आ जाती है, पोस्ट नेटल की आ जाती है, ठीक है। आंसर हो गया सी। फिर कौन सा डोमेन सीखने, ध्यान धारणा कौमा, स्मृति पर ध्यान, केंद्रित है। कौमा, धारणा और स्मृति पर केंद्रित है? बताइए, ये सब किसके किसके डोमेन है? संज्ञानात्मक डोमेन मतलब समझते हैं ना, वो तत्व जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, हम कैसे कहते हैं इनका डोमेन ये है। तो कौन सा डोमेन सीखने, ध्यान, धारण और स्मृति पर केंद्रित है? आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक या संज्ञानात्मक? संज्ञानात्मक में ही चीजों को जानना, ध्यान देना, सीखना, याद करना, ये सब कॉग्निटिव है, सब आपका क्या है, संज्ञानात्मक है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चा दूसरे व्यक्ति के साथ एक जैसा महसूस करता है और दूसरे व्यक्ति के विचारों, विश्वासों और कार्यों को आंतरिक रूप से ग्रहण करता है? मतलब मान लीजिए कोई भी एक बच्चा है, ठीक है, सब वो अच्छा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है, तो अब उसे दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो मतलब एक जैसा महसूस, जैसे हम लोग कहते हैं यार पता नहीं क्यों मैं उनके साथ रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, मुझे लगता ही नहीं कि कोई अपना है तो इंसान ही, लेकिन अपनापन नहीं है। तो यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि जिसमें एक बच्चा दूसरे व्यक्ति के साथ एक जैसा महसूस करता है और दूसरे व्यक्ति के विचार, विश्वास, कार्यों को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो वो प्रक्रिया क्या है? आत्महीनता, गलत, नहीं। पहचान, विकास या गहन देखभाल? क्वेश्चन नंबर 109 आंसर करिए। अब आंसर क्या पहचान करेंगे? है वो। आंसर करेंगे क्या? आइडेंटिटी यानी कि पहचान, ठीक है, ओके। नहीं, ये सब कुछ नहीं। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो भावनात्मक कठिनाई से ग्रसित है, वो प्रतिक्रिया कर रहा है, ठीक है, तो बड़े को क्या होना चाहिए? संयम बरतना चाहिए, ठीक है। कर रहा है, गुस्सा शांत हो जाएगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगा और खुद को शांत रहने की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 110 आंसर क्या हो गया? ए हो। चिना का जवाब देने में विभिन्न तरीकों का उपयोग करने की अनुमति देती है। पहला, दूसरा है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है वफादारी और लास्ट है आपका क्षमा। आप ध्यान रखिएगा, दृष्टिकोण बदलना है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना, विभिन्न विकल्पों पर विचार करने की क्षमता, ये सब तभी होगी जब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, नहीं तो आप किसी भी चीज को का एक ही तरीका अपनाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है। मतलब होता है टू मेक कॉमन, किसी भी चीज को मिस से बनाए, जिसका मतलब होता है टू काउंट फिगर्स। तीसरा है आपका गठिया में क्या होता है? जहां जहां जोड़ है वहां पे दर्द, एक्शन, सब सूजन सब आ जाती है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जरा बताइए, अगर किसी व्यक्ति को गठिया है तो हम उसको क्या नहीं देंगे? ऑप्शन में है आपका पहला गाढ़ी दाल, ठीक है, गाढ़ी दाल, दूसरा है पनीर, तीसरा है दूध, चौथा है सभी। बताइए, अगर किसी को गठिया है तो उसे क्या नहीं देंगे? सभी गाढ़ी नहीं दाल, देंगे। पनीर, दूध या सभी? जल्दी से आंसर करिए। प्रोटीन नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि प्रोटीन अगर हम देंगे तो प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट होता है क्या? यूरिया, क्रेटिनिन, है ना, ये सब बाई प्रोडक्ट होते हैं, यूरिक एसिड, ठीक है। तो आप तुरंत आंसर बताएंगे ना, तो हम उन्हें गाढ़ी मतलब जो जो प्रोटीन है, प्रोटीन कम कर देने के लिए रुक जाती है। मतलब ये चार ऐसी स्थितियां हैं जो कि फिजिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करें। इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें व्यक्ति की जो सांस है वो 10 सेकंड के लिए रुक जाती है, फिर 10 सेकंड बाद वापस आ जाती है, मर नहीं जा रहा है, 10 सेकंड के लिए वापस गई है, ठीक है, फिर आ जाएगी। पहले ऐसे हो जाते हैं, हंसिए के आकार के हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए सिस्टनिया, स्लीप एपनिया एक ऐसी फिजिकल कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति की जो सांस है वो 10 सेकंड के लिए क्या हो जाती है? रुक जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए स्वास्थ्य मूल्यांकन, दूसरा रक्तदान शिविर, तीसरा है एनएसएस शिविर, एनएसएस जानते होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने एनएसएस ज्वाइन भी किया रहा होगा अपने समय में। और लास्ट आपका है on Margashirs हेल्थ की बात की जा रही है, हेल्थ सिचुएशन का एनालिसिस, तो आंसर क्या होगा? हेल्थ मूल्यांकन या स्वास्थ्य मूल्यांकन। ये स्टेटमेंट है, इसका अर्थ क्या है? आंसर क्या हो गया? कुछ हो जाएगा होने का, हार्ड होने की प्रक्रिया को कहा। फिर आपका है ऑस्टियोमा, ये भी हड्डियों से संबंधित है। फिर है आपका ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन इज आल्सो नोन एज कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन, डिकैल्सिफिकेशन, दो चीजें आपने कैल्शियम में चैप्टर पढ़ी है। कैल्सिफिकेशन मतलब होता है हड्डियों में कैल्शियम का जुड़ना, है ना।
इसी को क्या कहा जाता है, कैल्सिफिकेशन कहा जाता है और इसे ही ऑसिफिकेशन भी कहा जाता है। जबकि डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है, जब से कैल्शियम क्या होने लगे, दूर होने लगे, हटने लगे, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे डी डीकैल्सिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। जब कैल्शियम की कमी होती है ना या विटामिन डी की कमी होती है ना, तो कैल्सिफिकेशन। ऑसिफिकेशन कहा जाता है शब्दों को वाक्यों में व्यवस्थित करने के नियमों को क्या कहा जाता है, वाक्य विन्यास।